नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। तो आज हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है मौर्य काल का। इससे पहले हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। तो आज हम देखेंगे मौर्य काल में अशोक का साम्राज्य विस्तार। अशोक का साम्राज्य विस्तार। अशोक का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार का निर्धारण हम अभिलेखों से करते हैं। अभिलेखों से किया जाता है क्योंकि डीआर भंडारकर द्वारा अशोक का जो इतिहास लिखने का कार्य है वो अभिलेखों के आधार पर ही किया गया है। डीआर भंडारकर के द्वारा अशोक का इतिहास अभिलेखों के माध्यम से ही लिखा गया है। तो देखेंगे कि इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य था। हमारा भारत है जो प्राचीन काल में पाकिस्तान के क्षेत्र में शहबाजगढ़ी व मानसेरा 2 अभिलेख मिलते हैं जिनकी लिपि खरोष्ठी है तथा तक्षशिला व लघमान नामक 2 अभिलेख हमें मिलते हैं। तक्षशिला और दूसरा लघमान काबुल में। और इन दोनों अभिलेखों की जो लिपि रहती है वो रहती है अरेमाइक लिपि रहती है। यह पश्चिम उत्तर दिशा में यह अभिलेख मिलते हैं। एक अभिलेख हमें मिलता है शर-ए-कुना जो कंधार में स्थित है। जो हमें कहाँ से मिलता है? कंधार से मिलता है। और यह द्विलिपि अभिलेख है। अशोक का द्विलिपि अभिलेख कौन सा है? शर-ए-कुना मिलता कहाँ से है? कंधार से, लगभग इस क्षेत्र से। तथा इन अभिलेखों के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि अशोक का जो साम्राज्य विस्तार है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हिंदूकुश पर्वत तक रहता है। तथा चीनी यात्री हैनसांग द्वारा अशोक के द्वारा कपिशा में एक स्तूप बनाए जाने की जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री हैनसांग द्वारा कपिशा में, अफगानिस्तान क्षेत्र कपिशा में एक स्तूप का उल्लेख किया जाता है, जिससे पता चलता है कि अशोक के समय अफगानिस्तान का एक बड़ा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। तथा नेपाल का क्षेत्र हम देखें तो यहाँ से नेपाल की तराई में देखेंगे निगिलवा व रुम्मनदेई 2 अभिलेख मिलते हैं नेपाल की तराई से। नेपाल की तराई से 2 अभिलेख मिलते हैं। तथा पश्चिमी जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर हम देखेंगे बंगाल से हमें महास्थान से अशोक का एक अभिलेख मिलता है जो अशोक की पूर्वी सीमा की हमें जानकारी देता है। तथा पश्चिम में अशोक का जो क्षेत्र है काठियावाड़ तक था। काठियावाड़ तक रहता है। तथा
दक्षिण की जानकारी हमें अशोक के द्वितीय अभिलेख से मिलती है, द्वितीय शिलालेख से मिलती है। द्वितीय शिलालेख से हमें दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है। यहाँ से हमें दक्षिण के कुछ राज्य, केरलपुत, चेर, चोल, पांड्य आदि स्वतंत्र राज्यों की जानकारी मिलती है। द्वितीय शिलालेख से पता चलता है कि दक्षिण भारत में अशोक के साम्राज्य के बाहर चेर, चोल, पांड्य तथा केरलपुत नामक राज्य रहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। तथा असम से हमें कोई भी अभिलेख या प्रमाण नहीं मिलता जिससे पता चलता है कि असम अशोक के साम्राज्य से बाहर रहा होगा। तथा कश्मीर में अशोक का अधिकार होने की जानकारी हमें कश्मीर से, अशोक के नियंत्रण की जानकारी हमें कल्हण की राज तरंगिणी में मिलती है। कल्हण की राज तरंगिणी से कश्मीर पर अशोक का नियंत्रण होने की जानकारी मिलती है। तो फिर से हम देखेंगे अशोक का जो साम्राज्य विस्तार है। अशोक का साम्राज्य विस्तार, इसका निर्धारण है जो अभिलेखों के आधार पर किया गया है। D.R. भंडारकर के द्वारा अशोक के इतिहास को अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में देखें तो शहबाजगढ़ी व मनसेरा दो अभिलेख मिलते हैं पाकिस्तान के पेशावर और हजारा जिले से, जिनकी लिपि खरोष्टी रहती है। तथा लघमान व तक्षशिला अभिलेख यहीं से मिलते हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र से, जिनकी लिपि अरेमाइक रहती है। शरेकुना कंधार अभिलेख जिसकी द्विलिपि मिलती है, जो द्विलिपि अभिलेख है शरेकुना कंधार रहता है। तथा पश्चिम से पूर्व तक अगर अशोक का साम्राज्य देखा जाए तो काठियावाड़ से लेकर के, गुजरात के काठियावाड़ से लेकर के पूर्वी क्षेत्र में बंगाल तक मिलता है। बंगाल से महास्थान से एक अशोक का अभिलेख मिलता है। तथा असम पर अशोक का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, अभिलेख नहीं मिलता, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर अशोक का नियंत्रण नहीं था। तथा कश्मीर पर अशोक के नियंत्रण की बात कल्हण की राज तरंगिणी से हमें स्पष्ट हो जाती है। तथा दक्षिण का जो क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र है, यह स्वतंत्र रहता है। अशोक की राज्य में दक्षिण में केरलपुत, चेर, चोल, पांड्य स्वतंत्र राज्यों की जानकारी हमें अशोक के द्वितीय अभिलेख से मिलती है। तो इसके बाद हम देखेंगे अशोक का अंत कैसे होता है। अशोक का अंत, अशोक का इतिहास जितना गौरवशाली रहता है, अशोक का प्रशासन या शासनकाल जितना गौरवशाली रहता है, उतना ही उसका जो अंत है वो दुखदायी रहता है, दुखद रहता है। अशोक के अंतिम समय में जब कुक्कुटाराम विहार उपहार में दे रहे थे तो इनके पुत्र संप्रति द्वारा इन्हें बंदी बना लिया जाता है। अशोक को बंदी बना लिया जाता है तथा इन्हें कारागार में डाल दिया जाता है। तथा जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन आधा आंवला दिया जाता है, और जिससे हमें पता चलता है कि इनका जो अंतिम समय है काफ़ी दुखदायी रहा होगा। इसी के साथ हम देखेंगे अपना जीवन निर्वाह करते हुए अशोक है जो मृत्यु की तरफ चला जाता है, और अंतिम समय में उनकी इसी तरह मृत्यु हो जाती है। अशोक के उत्तराधिकारियों की बात करें तो अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल गद्दी पर बैठता है। जब पाटलिपुत्र का शासक कुणाल रहता है तो कश्मीर में इसका भाई जालौक स्वतंत्र रूप से शासन करता है।
शासन करता है। तथा कुणाल के बाद इसका पौत्र दशरथ गद्दी पर बैठता है तथा यह अशोक की भांति आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करता है तथा देव नाम पिया की उपाधि भी धारण करता है। अशोक की भांति देव नाम पिया की उपाधि भी धारण करता है। ये रहते हैं अशोक के उत्तराधिकारी। फिर से देखेंगे अशोकांत को उक्ताराम विहार उपहार में देते समय अपने पौत्र संप्रति द्वारा बंदी बनाया जाता है तथा उसको जीवन निर्वाह के लिए आधा आंवला प्रतिदिन दिया जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे अशोक की मृत्यु हो जाती है तथा उसके बाद हम देखेंगे उत्तराधिकारियों में तो अशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुणाल उत्तराधिकारी बनता है, अगला शासक पाटलिपुत्र का बनता है तथा इसके समय इसका भाई कश्मीर में स्वतंत्र रूप से शासन करता है, जिसका नाम हमें जलौक मिलता है, जिसकी जानकारी कलहण की राजतरंगिणी से भी मिलती है। तथा उसके बाद इसके पौत्र दशरथ की भी हमें जानकारी मिलती है। दशरथ द्वारा अशोक की भांति आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कराया जाता है तथा अशोक की भांति देवनाम प्रिय की उपाधि भी धारण की जाती है। मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन, मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन, सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन है जो उनका केंद्रीय प्रशासन का ढांचा किस प्रकार से रहता है, ढांचा किस प्रकार से रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर केंद्र, केंद्र के बाद प्रांत, प्रांत के बाद मंडल तथा मंडल के बाद आहार, आहार या विषय यानी जिला। मंडल संभाग स्तर की भांति होता था, वर्तमान के संभाग स्तर की भांति होता था। इसके बाद स्थानीय, स्थानीय में 800 ग्राम होती थी, 800 गांवों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद द्रोणमुख, द्रोणमुख में 400 और 400 ग्रामों का समूह होता था तथा द्रोणमुख के बाद खारवाटिक, खारवाटिक में 20 संग्रहण, 20 संग्रहण या 200 गांव होते थे। इसके बाद है संग्रहण के बाद, खारवाटिक के बाद संग्रहण, संग्रहण में 10 गांव होते थे, 10 गांव होते थे और सबसे छोटी इकाई गांव ही रहती थी। तो केंद्रीय प्रशासन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्र में यहाँ पर सर्वे सर्वा सम्राट रहता है, राजा रहता है। कौटिल्य कहता है कि राजा न केवल कानून बनाता था बल्कि इन कानूनों का पालन भी करता था। अगर राजनीतिक ढांचे को देखा जाए तो इस राजनीतिक ढांचे को बनाने वाला सर्वप्रथम देखेंगे मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ही रहता है। प्रशासन का जनक देखेंगे हम, मौर्य काल में प्रशासन का जनक चंद्रगुप्त मौर्य रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य रहता है तथा इस राजनीतिक ढांचे की व्यवस्था करने वाला तथा राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांधने वाला भी चंद्रगुप्त मौर्य ही रहता है। एकता के सूत्र में बांधने वाला शासक भी चंद्रगुप्त मौर्य ही रहता है। मैक्सनिज मौर्यकालीन सम्राट की कुछ हमें जानकारी देता है अपनी पुस्तक इंडिका में, सम्राट की कुछ विशेषताएं भी बताता है। मैगस्थनी के अनुसार मौर्य काल में जो शासक की, राजा की, चंद्रगुप्त की दिनचर्या रहती थी उसमें चंद्रगुप्त महिला या स्त्री, महिला अंगरक्षों से घिरा रहता था तथा उसके दरबार में, उसके दरबार की जो सजावट है, दरबार की जो सजावट है वो ईरानी दरबार की
तरह होती थी, ईरानी राज दरबार की तरह उसकी सजावट होती थी। और मैगस्थनीज कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपना ज़्यादातर जो समय है वो अपनी राज्यसभा में ही बिताता था, ताकि अपने प्रजा के प्रतिवेदन को सुन सके, उनकी शिकायतों को सुन सके। मैगस्थनीज कहता है कि राजा अपने शरीर की मालिश करवाते समय भी अपनी शिकायतों को सुनता था, अपनी प्रजा की शिकायतों को सुनता रहता था। चाहे वो नहाने के बाद बाल भी सुखा रहा हो, उस समय भी वो कहता था कि उसकी प्रजा कोई फरियाद लेकर आती है तो उसे सुना जाए। यानी प्रजा हित के लिए ही मौर्यकालीन शासकों ने ज़्यादातर काम किया है। इसके बाद हम देखेंगे जो मौर्यों का राजतव का सिद्धांत है। अशोक द्वारा छठे शिलालेख में, अशोक का जो छठा अभिलेख शिलालेख है उसमें राजतव के सिद्धांत की जानकारी हमें मिलती है। राजतव के सिद्धांत का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, तथा इनका राजतव का सिद्धांत था जो वह दैवीय सिद्धांत नहीं था, दैवीय सिद्धांत नहीं रहता। मौर्यकालीन प्रशासन राजतंत्र पर आधारित था। इनका जो राजतव का सिद्धांत है वो राजतंत्र पर आधारित रहता है, राजतंत्र पर आधारित रहता है। और राजा की सहायता के लिए, सम्राट की सहायता के लिए अमात्य और मंत्री होते थे, जो विधि निर्माण में, कानून निर्माण में राजा की सहायता करते थे। यहाँ पर हम देखेंगे अमात्य मौर्यकालीन पदाधिकारियों में, मौर्यकालीन जो पदाधिकारी रहते हैं, प्रमुख पदाधिकारी रहते हैं, अमात्य शब्द उनका बोध करवाता है। मौर्यकाल में अमात्य शब्द यहाँ के प्रमुख पदाधिकारियों का बोध करवाता है, तथा यह सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग के रहते हैं। इन्हें किसी भी विभाग में कार्य पर लगाया जाता है, यानी कि किसी भी विभाग का कार्य इन्हें सौंपा जाता है। वर्तमान के IAS और RAS की भांति ये कार्य करती थी। और अमात्य मंत्री जो होते थे वो अमात्य नहीं होते थे, राजा के द्वारा इनकी प्रशासन में सहायता ली जाती थी। इसके बाद देखेंगे हम राजा की सहायता के लिए मंत्रीण का उल्लेख मिलता है। यह एक उप समिति थी जिसमें सदस्यों की संख्या लगभग 3 या 4 रहती है। सदस्यों की संख्या 3 या 4 रहती है। और इसमें सेनापति, सन्निदाता, युवराज आदि इसमें भाग लेते हैं, तथा इनका जो वेतन है वो 48,000 पण रहता है, तथा अत्यंत जरूरी मामलों में राजा द्वारा इनसे परामर्श लिया जाता है। अत्यंत या अत्यधिक जरूरी मामलों में राजा द्वारा इनका परामर्श लिया जाता था, तथा यह उपसमिति छोटी जरूर होती थी लेकिन इसका कार्य बड़ा होता था। इसके बाद देखेंगे हम मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है मौर्य काल में। मंत्री परिषद का भी उल्लेख मिलता है। यह मंत्रिण से बड़ी समिति होती थी। इसमें 15 से 20 सदस्य भाग लेते थे, तथा राजा को जरूरी मामलों में अपना परामर्श देती थी। और इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे, तथा मंत्री परिषद से मंत्रिण श्रेष्ठ होती थी। मंत्रिण इससे अधिक श्रेष्ठ होती थी, तथा यहाँ के जो सदस्य रहते हैं इनका जो वेतन है वो लगभग 12,000 पण
रहता है। इनका वेतन 12,000 पाउंड रहता है। मंत्री परिषद एक सलाहकारी संस्था नहीं थी, सलाहकारी संस्था ही नहीं थी, बल्कि यह राजा की निरंकुशता पर भी प्रतिबंध लगाती थी। एक जगह हमें उल्लेख मिलता है कि अशोक द्वारा बौद्ध संघ को उपहार आदि दिए जाने पर मंत्री परिषद द्वारा इन पर रोक लगाई जाती है, जिससे पता चलता है कि यह एक सलाहकारी संस्था न होकर इसका जो अधिकार क्षेत्र व्यापक रहता है, विस्तृत रहता है। फिर से हम देखेंगे अशोक के छठे अभिलेख में, जैसे हमने देखा, इनके राजतंत्र का सिद्धांत है और इनका राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली रहती है। इनके केंद्रीय प्रशासन का ढांचा क्या रहता है? केंद्रीय प्रशासन के ढांचे में हम देखेंगे केंद्र में सम्राट रहता है, फिर उसके बाद प्रांत रहते हैं, प्रांतों में मंडल के बाद आहार जिसे जिला कहा जाता है, तथा आहार के अंतर्गत स्थानीय आता है जिसमें लगभग 800 ग्राम रहते हैं, तथा स्थानीय में द्रोणमुख जिसमें 400 गांव के 2 समूह रहते हैं। इसके बाद खारवाटिक जिसमें 20 संग्रहण यानी कि 200 ग्राम रहते हैं, और संग्रहण में 10 गांव रहते हैं, और सबसे छोटी इकाई मौर्य काल में गांव ही रहती है। और प्रशासन का जनक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, तथा मैक्सनीज बताता है कि यह अपने महिला अंगरक्षों से घिरा रहता था, तथा इसके जो राज दरबार के ठाट बाट थे वह ईरानी राज दरबार से मिलते जुलते थे, तथा अशोक द्वारा अपने छठे अभिलेख में राजतंत्र का सिद्धांत दिया गया है, तथा इनका जो राज्यत्व है वो दैवीय सिद्धांत पर आधारित नहीं था। इनका राज्यत्व सिद्धांत बताता है कि यहाँ पर राजतंत्र रहता है, तथा राजा की सहायता के लिए अमात्य, मंत्री परिषद तथा मंत्रिण उसकी हेल्प करती थी। अमात्य शब्द है जो प्रमुख पदाधिकारियों का बोध करवाता है, उल्लेख करवाता है। यह सामान्य वर्ग के होते थे, इन्हें किसी भी विभाग में कार्य के लिए लगाया जा सकता था। तथा मंत्रिण है एक छोटी समिति होती थी, उप समिति होती थी, जिसमें 3 से 4 सदस्य रहते हैं, तथा सेनापति, सन्निदाता, युवराज, प्रधानमंत्री इसके सदस्य रहते हैं, तथा 48,000 इनको पण मिलते हैं। एक सदस्य को 48,000 पण मिलते हैं, तथा अत्यंत जरूरी कार्यों में यह राजा को परामर्श देती थी। जो मंत्री परिषद है यह एक बड़ी समिति रहती है, इसमें 15 से 20 सदस्य रहते हैं, तथा इनको 12,000 पण वेतन मिलता है, और यह मताधिकार के आधार पर, बहुमत के आधार पर अपने डिसीजन लेती थी, निर्णय लेती थी, तथा इन्हें 12,000 पण वेतन मिलता था। और यह एक सलाहकारी संस्था नहीं थी केवल, यह राजा की निरंकुशता पर भी अंकुश लगाती थी, जिससे पता चलता है कि इनका क्षेत्राधिकार विस्तृत था। मौर्य काल में केंद्रीय अधिकारी तंत्र की बात करें तो केंद्रीय जो अधिकारी तंत्र है, केंद्रीय अधिकारी तंत्र, यहाँ प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी होते थे, प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी रहते हैं, उन्हें तीर्थ मंत्री या महामात्र कहा जाता था। यह मौर्यकालीन सबसे प्रमुख अधिकारी होते थे, प्रथम श्रेणी के अधिकारी रहते थे, तथा अर्थशास्त्र में इनकी संख्या 18 मिलती है, जिनमें से जो प्रमुख अधिकारी हैं उनका हम वर्णन प्रस्तुत करेंगे। तीर्थ मंत्री या महामात्र इनके प्रथम श्रेणी के अधिकारी रहते हैं। इनमें हम देखेंगे परदेष्टा, व्यावहारिक, दंडपाल, सन्निदाता,
संहारता, प्रशास्ता, प्रशास्ता, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, दंडपाल, सन्निधाता, संहारता, प्रशास्ता, व्यवहारिक, अंतपाल व आठविक। प्रदेष्टा दीवानी न्यायालयों का प्रधान रहता है। प्रदेष्टा है जो दीवानी न्यायालय का प्रधान रहता है। तथा व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का प्रधान रहता है। दंडपाल सेना को सामग्री जुटाने वाला प्रधान रहता है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष तथा संहारता राजस्व विभाग का प्रधान रहता है। प्रशासता राजकीय आदेशों को लिखने वाला प्रधान रहता है। तथा अंतपाल आठविक यह जंगल विभाग से संबंधित रहता है। तथा अंतपाल सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रधान रहता है। और व्यवहारिक राजमहल की देख रेख करने वाला। आठविक जंगल या वन विभाग का प्रधान रहता है। मौर्य काल में हमें द्वितीय श्रेणी के अध्यक्षों का भी वर्णन मिलता है। द्वितीय श्रेणी के अध्यक्षों का भी वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में जिनकी संख्या 26 हमें मिलती है तथा इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। इनमें हम देखेंगे पोतवाध्यक्ष, मानाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, बंदगाराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष मापतौल विभाग का अध्यक्ष रहता है। तथा मानाध्यक्ष माप व दूरी मापने का जो अध्यक्ष रहता है। सीताध्यक्ष जो है वह राजकीय भूमि से होने वाली जो राजकीय भूमि है उसका अध्यक्ष रहता है। तथा बंदगाराध्यक्ष जेल विभाग का अध्यक्ष रहता है। लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का अध्यक्ष रहता है। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष रहता है। तथा सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष रहता है। वविताध्यक्ष की बात करें तो यह चारागाह का अध्यक्ष रहता है। मुद्राध्यक्ष पहचान पत्र जारी करने वाला अध्यक्ष रहता है। यह मौर्य काल में द्वितीय श्रेणी के अध्यक्ष रहते हैं जिनकी संख्या अर्थशास्त्र में हमें 26 मिलती है, 26 मिलती है। फिर से हम इनकी बात करेंगे। केंद्रीय अधिकारी तंत्र में देखा जाए तो जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं उन्हें तीर्थ मंत्री या महामात्र कहा जाता है। मौर्य काल का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसे महामात्र या
मंत्री कहा जाता था। तथा तीर्थ थे, यहाँ पर विभाग शब्द का भी उल्लेख मिलता है, तीर्थ विभाग को भी कहा जाता था। तथा प्रदेष्टा, इनके अगर हम इन अध्यक्षों की बात करें, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की बात करें, तो उनमें हम देखेंगे प्रदेष्टा दीवानी न्यायालय का प्रधान होता था, व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का प्रधान होता था, दंडपाल सेना सामग्री जुटाने वाला प्रधान होता था, तथा सन्निदाता कोषाध्यक्ष कहलाता था, और संहारता राजस्व विभाग का प्रधान रहता था। इसके बाद देखिए प्रशासता, तो राजकीय आदेशों को जारी करने वाला प्रधान क्या कहलाता था? प्रशासता कहलाता था। दैवारिक, राजमहल की देखरेख करने वाला प्रधान दैवारिक कहलाता था। और अंतपाल, सीमावर्ती क्षेत्रों का जो प्रधान है वो अंतपाल कहलाएगा। आठवीं, जंगल विभाग या वन विभाग का जो प्रधान है उसे आठवीं कहा गया है। तथा मौर्य काल में हम द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी हैं उन्हें अध्यक्ष कहा जाता था, अध्यक्ष कहा जाता था। तथा इनकी संख्या अर्थशास्त्र में 26 मिलती है। इनमें देखेंगे मुख्य पोतवाध्यक्ष माप तोल का अध्यक्ष रहता है, और मानाध्यक्ष माप व दूरी की जानकारी देने वाला जो अध्यक्ष है। उसके बाद सीताध्यक्ष राजकीय भूमि का जो अध्यक्ष है, और बंदगारा अध्यक्ष जेल विभाग का जो अध्यक्ष रहता है। लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का, और संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष रहता है। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष रहता है, और वविताध्यक्ष चारागाह का। मुद्राध्यक्ष पहचान पत्र जारी करने वाला अध्यक्ष रहता है। मुद्राध्यक्ष किसे कहा गया है? मुख्य रूप से देखें तो पहचान पत्र जारी करने वाला। और इनमें एक इम्पोर्टेंट है सूनाध्यक्ष और बंदगाराध्यक्ष और पोतवाध्यक्ष जो माप तोल का अधिकारी रहता है। कई बार विद्यार्थी अनुमान लगा लेता है पोतवाध्यक्ष का नाव से या जल सेना के अधिकारी से लगा लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम इनका प्रांतीय शासन रहता है। प्रांतीय शासन कैसा रहता है? अब हम देखेंगे इनका प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में यहाँ पर प्रदेष्टा में फौजदारी न्यायालय का प्रधान है। फौजदारी न्यायालय का प्रधान रहेगा। तथा व्यवहारिक है जो यह दीवानी न्यायालय का प्रधान रहेगा। पहले गलत बोल दिया गया था। यहाँ से देखेंगे प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रधान रहेगा। इसको थोड़ा गौर से देख लेना। इसके बाद देखेंगे हम इनका प्रांतीय शासन। मौर्यों का प्रांतीय शासन। मौर्य काल में प्रांत को रथ या चक्र कहकर भी संबोधित किया जाता था। तथा प्रांतपति होता था, यानी कि प्रांत का जो प्रधान होता था, मुखिया होता था, उसे प्रांतपति भी कहा जाता था। इन्हें आर्यपुत्र या कुमार नाम से भी जाना जाता था। मौर्य काल में जो प्रांतों की संख्या है 5 रहती है। मौर्य काल में प्रांत कितने रहते हैं? 5 रहते हैं, जिनमें हम देखेंगे उत्तरापथ, दक्षिणापथ तथा अवंती रथ। चौथा प्राची जो मध्य देश में था, मध्य देश का क्षेत्र है। और 5वां कलिंग। इनमें हम देखेंगे जो उत्तरापथ है उसकी राजधानी रहती है तक्षशिला, और दक्षिणापथ की राजधानी रहती है स्वर्णगिरी तथा अवंती रथ की राजधानी रहती है उज्जैनी, और प्राची की राजधानी रहती है पाटलिपुत्र। यहाँ से मगध का सम्राट शासन करता था। तथा कलिंग की राजधानी रहती है तोसली। ये जो चारों प्रांत हैं
चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 रहती है। हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या कितनी रहती है? प्रांतों की संख्या 4 रहती है। लेकिन अशोक के समय जो प्रांतों की संख्या है वो कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है, क्योंकि अशोक के समय कलिंग को जीतकर तोसली में मिला लिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इनका जो स्थानीय शासन है उनमें ग्राम हमने पढ़ लिए, संग्रहण वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। तो ग्राम की बात करें, जो ग्राम का मुखिया होता था, ग्राम का जो मुखिया होता था ग्रामणी कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था, तथा यह निर्वाचित होता था, निर्वाचित होता था, इसका चयन होता था, तथा राज्य सरकार द्वारा इसे वेतन नहीं दिया जाता था, यह अवैतनिक होता था। और राज्य सभा जो ग्राम सभा रहती है, ग्राम सभा रहती है, इसके कार्यालय का जो कार्य करने वाला अधिकारी है उसे गोप कहा जाता था। इसके बाद हम देखेंगे इनका जो नगर प्रशासन रहता है, इनका जो नगर प्रशासन रहता है, नगर प्रशासन की जानकारी हमें कौन देता है? मेगास्थनीज द्वारा दी जाती है, मेगास्थनीज द्वारा दी जाती है। मेगास्थनी की पुस्तक जो काफ़ी फेमस पुस्तक रहती है, इनकी बुक रहती है, उसका नाम है इंडिका, जो चंद्रगुप्त के समय सेल्यूकस द्वारा इनके दरबार में एक राजदूत के रूप में आया था। मेगास्थनीज जिसने पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो मौर्य प्रशासन की, मौर्य काल की हमें जानकारी देती है। नगर प्रशासन की बात करें तो जो नगर का प्रशासन है उसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज देता है। मेगास्थनीज के अनुसार यहाँ पर 30 सदस्यों का एक बोर्ड होता है, जिसमें 6 समितियाँ रहती हैं, 6 समितियाँ रहती हैं, 5-5 सदस्यों की 6 समितियाँ रहती हैं। तथा यूनानी लेखकों के अनुसार या यूनानियों के अनुसार जो नगर का प्रधान रहता है, नगर का प्रधान रहता है, उसे एंटोनोमोई कहा जाता है, तथा जिला अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य सड़क या मार्ग निर्माण का रहता है, मार्ग निर्माण का रहता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो प्रथम श्रेणी के हमने पढ़े थे, अध्यक्ष पढ़े थे या मंत्री पढ़े थे, मौर्य शासन में प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उनमें नगर प्रशासन का जो अधिकारी रहता है उसे पौर कहा जाता है, पौर कहा जाता है। फिर से हम देख लेंगे इनको। प्रांतीय शासन में देखेंगे प्रांत को रथ या चक्र कहा जाता था, तथा इसका मुख्य प्रांतपति या तो आर्यपुत्र होता था या कुमार होता था। फिर प्रांतों की संख्या 5 रहती है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त के समय 4 और अशोक के समय 5 हो जाती, क्योंकि अशोक के समय कलिंग को जीतकर इसकी राजधानी तौसली बनाई जाती है। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला रहती है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी रहती है जो कि दक्षिण के क्षेत्र में, आंतिरठ जिसकी राजधानी उज्जैनी रहती है, और प्राची जो मध्य देश में जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र रहती है। यहाँ से मगध का जो राजा है, सम्राट है, शासन करता है। और स्थानीय शासन में ग्राम देखें तो ग्रामणी इसका मुखिया रहता है जो निर्वाचित रहता है, तथा यह अवैतनिक होता है। और ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य करने वाला जो कर्मचारी है उसे गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन को देखें तो मेगास्थनीज इसकी जानकारी देता है। मेगास्थनीज के अनुसार 30 सदस्यों का एक बोर्ड होता था, जिसमें 6 समितियां होती थी 5-5 सदस्यों की। तथा यहाँ पर हम देखेंगे नगर का जो प्रधान है उसे एंटोनोमोई कहा जाता है, और जिला का जो मुखिया है उसे एग्रोनोमोई कहा जाता है, जो मार्ग निर्माण का मुख्य अधिकारी रहता है। तथा जो मुख्य इनके प्रथम श्रेणी के अधिकारी रहते हैं मौर्य काल में, उनमें हम देखेंगे नगर का जो प्रधान है उसे पौर कहा जाता था। इसके बाद हम देखें तो इनका धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। IAS भटनेर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों का अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद।